हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 8 है दैट इज़ जर्नल एंट्री, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। देखो, लास्ट वीडियो में हमने समझा था रिवेन्यू का मतलब कि रिवेन्यू होता क्या है। तो मैंने बताया था रिवेन्यू का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस जिस चीज़ में वो डील करता है उसको करने से, यानी उसका जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है उसको करने से जो कैश रिसीव्ड होता है उसे हम रिवेन्यू कहते हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट वीडियो में हमने जो रिवेन्यू का मतलब समझा था वो समझा था इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड के केस में, यानी कि अगर कोई बिजनेस है जो गुड्स में डील करता है, यानी सामान बेचता है सामान खरीदता है, सामान बेचता है सामान खरीदता है। ठीक है, यानी जो लोग गुड्स में डील करते हैं उस केस में रिवेन्यू का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो हमने लास्ट वीडियो में समझा था। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रिवेन्यू का ही मतलब समझेंगे, लेकिन इन केस ऑफ सर्विसेज सोल्ड। ठीक है, अब देखो, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो गुड्स में डील नहीं करते, उनका काम होता है सर्विसेज देना। ठीक है, तो सर्विसेज दे करके जो पैसा अर्न करते हैं वो लोग, वो रिवेन्यू कहलाता है। लेकिन फिर भी हम रिवेन्यू का जो एक्चुअल मीनिंग होता है इन केस ऑफ सर्विसेज, यानी अगर हम सर्विसेज बेचते हैं, सर्विसेज को सोल्ड करते हैं, तो रिवेन्यू का क्या मतलब होता है, बिल्कुल एक्चुअल मीनिंग यानी कि कंप्लीट मीनिंग क्या होता है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि रिवेन्यू इज़ द इनकम अर्नड बाय अ बिजनेस फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यानी अगर कोई भी बिजनेस है जिसका काम है सर्विस प्रोवाइड कराना, तो अगर वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, अगर वो अपनी सर्विस जो है सामने वाले को प्रोवाइड कर देता है तो वो उसका रिवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो आगे क्या लिखा हुआ है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे कह रहा कि वेदर द पेमेंट इज रिसीव्ड इमीडिएटली, यानी कि कैश अगर इमीडिएट बेसिस पर मिल गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने आपको सर्विस दिया, मान लीजिए हमने आपको पढ़ाया और पढ़ाने के बदले में आपने हमको तुरंत फीस दे दिया, यानी कि इमीडिएट बेसिस पर आपने मुझे कैश की पेमेंट कर दी, तो वो मेरा रिवेन्यू कहलाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम आपको मान लीजिए पढ़ा दिए और आपके पास पैसा नहीं है और आपने कहा कि सर मैं आपका जो पेमेंट है, जो फीस है, वो मैं बाद में कर दूंगा, यानी कि फ्यूचर में पेमेंट कर दूंगा, तो वो भी मेरा रिवेन्यू कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि रिवेन्यू का मतलब क्या होता है गाइस, रिवेन्यू का मतलब होता है कि सर्विसेज अगर हमने आपको दे दी है, सर्विसेज अगर हमने आपको डिलीवर कर दी है तो वो मेरा रिवेन्यू हो जाएगा। डजेंट मैटर कि आपने मुझे कैश दिया या फिर कैश आप मुझे बाद में पेमेंट करोगे। ठीक है, यानी जो सर्विसेज है वो हम कैश बेसिस पर भी बेच सकते हैं या फिर क्रेडिट बेसिस पर भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो देखो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। नीचे देखो आपको एक डेफिनेशन और लिखी हुई है थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में। यहाँ देखो लिखा हुआ इफ़ सर्विसेज हैज़ बीन रेंडर्ड, यानी कि अगर हमने आपको सर्विसेज रेंडर कर दी है इट मीन्स रेवेन्यू हैज़ बीन अर्नड, तो ये मान लिया जाएगा कि वो मेरा रिवेन्यू हो गया है। और आगे लिखा हुआ है इट डज नॉट मैटर वेदर कैश हैज़ बीन रिसीव्ड आर नॉट, यानी ये मैटर ही नहीं करता कि आपसे मुझे कैश रिसीव्ड हो गया है या फिर फ्यूचर में मिलेगा। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने अपनी सर्विस आपको दे दी है इट मीन्स वो मेरा रिवेन्यू हो गया। अगर आप मुझे कैश दे दिए तो भी रिवेन्यू है, अगर बाद में आप दोगे तो भी रिवेन्यू है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद फिर देखो नीचे लिखा हुआ, कह रहा कि व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एंड कैश इज रिसीव्ड इमीडिएटली देन इट इज़ कॉल्ड कैश सर्विसेज रिवेन्यू, यानी अगर हमने मान लो हमने आपको सर्विस दिया, हमने आपको पढ़ाया और इमीडिएट बेसिस पर आपने कैश की पेमेंट कर दी, तो उसे क्या बोलेंगे, कैश सर्विसेज रिवेन्यू बोलेंगे। ठीक है, और देखो फिर नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एंड पेमेंट विल बी रिसीव्ड लेटर। ठीक है, यानी हमने आपको सर्विस दे दी, हमने आपको पढ़ा दिया, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि सर इसका पेमेंट हम बाद में करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसे बोलते हैं देन इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट सर्विसेज रिवेन्यू, तो इसे क्या बोलेंगे, क्रेडिट सर्विसेज रिवेन्यू बोला जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखा हुआ है, कह रहा कि इन बोथ सिचुएशंस, यानी ऊपर की दोनों सिचुएशंस है उस केस में कह रहा कि रिवेन्यू इज़ रिकग्नाइज्ड, यानी अगर हमें रिवेन्यू को रिकग्नाइज्ड करना है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ रिवेन्यू है या नहीं है तो कैसे करेंगे, तो कह रहा कि व्हेन सर्विसेज इज़ प्रोवाइडेड, तो बस आपको ये देखना है कि सर्विसेज प्रोवाइड की गई या नहीं। अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड कर दी गई है, ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता आगे। देखो आगे लिखा नॉट व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड, तो ये मैटर नहीं करता कि कैश हमें मिला है या नहीं मिला है। अगर हमने सर्विस दे दी है दैट मीन्स वो मेरा रिवेन्यू हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि रिवेन्यू का मतलब क्या होता है इन केस ऑफ सर्विसेज। ठीक है,
आइए इसके बाद अब इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री देखते हैं। उससे पहले हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं कि जो जर्नल एंट्री होती है उसका रूल क्या होता है। मैंने बताया था मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इन्हीं को 5 गोल्डन वर्ड भी कहा जाता है, जिसमें आपका एक असेट होता है, दूसरा एक्सपेंस होता है, तीसरा कैपिटल होता है, लाइबिलिटी होती है और फिर रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो असेट और एक्सपेंस के केस में मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर ये दो चीज़ें आपके बिजनेस में इंक्रीज़ कर रही हैं तो आप हमेशा क्या करोगे, डेबिट करोगे। और अगर ये दो चीज़ें यानी कि असेट और एक्सपेंस, ये दो चीज़ें अगर आपके बिजनेस में डिक्रीज़ कर रही हैं तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। बाकी ये जो रिमेनिंग 3 वर्ड हैं यानी कि कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, अगर ये 3 चीज़ें आपके बिजनेस में इंक्रीज़ कर रही हैं तो आप क्रेडिट करोगे और अगर डिक्रीज़ कर रही हैं तो आप डेबिट करोगे। आई होप अब आपको ये रूल याद हो गया होगा। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम कुछ जर्नल एंट्री करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री रिलेटेड टू सेल ऑफ सर्विसेज, यानी आज की जो हम जर्नल एंट्री करेंगे वो सेल ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, देखो लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 20 तक कर लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 21 करेंगे। आप ध्यान से सुनिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये एक टाइम लाइन है जो कि 1 साल का है, एक करेंट ईयर का है। ठीक है, और ये करेंट ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को, यानी कि मैंने फाइनेंशियल ईयर लिया है ना। तो इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने मान लो क्या किया कि मान लो मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी और जो चौथा उसका नाम है डी। ठीक है, मान लो मैं इनको पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, इनको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अगर और इनकी जो फीस है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ए की जो फीस है 1 साल की वो है 10,000, ये मैंने अपने मन से लिया हुआ है। ठीक है, और जो बी है उसकी फ़ीस है 15,000 और जो सी है उसकी फ़ीस है 20,000 और जो डी है उसकी 1 साल की फ़ीस है 25,000। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इन चारों स्टूडेंट की फ़ीस डिसाइड कर रखी है। अब अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो देखो अगर हम बात करें सर्विसेज रेंडर करने की, तो मैंने ए को भी सर्विस दे दी। सर्विस देने का मतलब मैंने ए को पढ़ा दिया। ठीक है, मैंने बी को भी पढ़ा दिया, मैंने सी को भी पढ़ा दिया और मैंने डी को भी पढ़ा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने चारों को अपनी सर्विसेज दे दी। देखो यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है सर्विसेज हैज़ बिन रेंडर्ड टू ए बी सी एंड डी, यानी चारों को मैंने क्या कर दिया, अपनी सर्विस दे दिया, मतलब कि मैंने पढ़ा दिया। अब अगर हम कैश रिसीव्ड की बात करें तो ए जो है इसने भी मुझे कैश दे दिया, बी ये भी मुझे पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, सी ये भी मुझे पूरा पेमेंट कर दिया और जो डी है ये भी मुझे पेमेंट कर दिया। तो एक बात बताओ, अगर चारों ने मुझे पेमेंट कर दिया सर्विसेज लेने के बाद, तो बताओ मेरे पास जो टोटल कैश आया होगा वो कितना आया होगा। तो इन चारों का आप सम कर लीजिए, है ना। 10,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000, तो ये टोटल हो जाएगा 70,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 70,000 मिला, 70,000 कैश के फॉर्म में मिला। तो जब हमें 70,000 कैश के फॉर्म में मिलेगा तो मेरे बिजनेस में क्या होगा, कैश बढ़ेगा, इंक्रीज़ करेगा, है ना। और कैश का नेचर क्या होता है गाइस, असेट होता है। ठीक है, और असेट का बढ़ना क्या करते हैं, हमने डेबिट करते हैं, ये बात आपको पता है। ठीक है, अच्छा ये जो कैश हमें मिला 70,000 का, ये तो पहला एस्पेक्ट हो गया, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट में हमें इसका रीज़न भी बताना पड़ेगा। तो बताओ इसका रीज़न क्या है, 70,000 मुझे क्यों मिला। तो सर 70,000 आपको इसलिए मिला क्योंकि आपने अपनी सर्विस दी है। ठीक है, अपनी सर्विसेज बेची है, सोल्ड की है। तो अगर हमने अपनी सर्विसेज सोल्ड की है स्टूडेंट्स को, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। अब देखो जो रेवेन्यू है वर्ड है, ये एक ब्रॉड टर्म है। क्या है, एक ब्रॉड टर्म है। तो रेवेन्यू बहुत टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो मेरा रेवेन्यू क्या हो गया, फीस हो गया। ठीक है, या अगर एक डॉक्टर होता, एक लॉयर होता, वो अपनी सर्विसेज देता तो वो उसकी प्रोफेशनल जो फीस होती है वो लेता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी दिया यूज़ करने के लिए और मेरी प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बदले में मुझे रेंट मिलेगा, तो रेंट मेरा रेवेन्यू है। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है कि मैंने मान लो आपसे कहा, ठीक है, कि आप एक काम करो, मेरे बिजनेस में आ जाओ, रहो, और मेरे बिजनेस में आपको एक काम करना है, सेल करना। तो सेल करने पर मतलब जितना ज़्यादा आप सेल करोगे मैं आपको उतना ज़्यादा कमीशन दूंगा। तो जो कमीशन आपको मिलेगा वो आपके लिए रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था कि स्टूडेंट, अगर मैं आप सभी बच्चों को, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप सभी बच्चों को मैं एक वर्ड में डिफाइन करना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टूडेंट बोल सकता हूँ। लेकिन हर स्टूडेंट के अलग अलग नेम होते हैं, है ना। तो ऐसे समझो कि रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट है और अलग अलग जो आपका नेम है, उसी तरीके से रेवेन्यू के भी अलग अलग नेम है। फीस है, रेंट है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, ये सारे क्या है, रेवेन्यू के अलग अलग नेम हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये जो 70,000 का कैश मेरे पास आया, इसका रीज़न क्या है? तो सर इसका रीज़न ये है कि आपने रेवेन्यू अर्न किया है, यानी कि मेरे बिजनेस में रेवेन्यू बढ़ा होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और ये जो रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू को किस नाम से हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? फीस के नाम से, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है तो पढ़ाने के बदले क्या मिलता है? फीस। तो फीस मेरा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है? जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो क्या हो रहा है? इन जो रेवेन्यू है वो क्रिएट हो रहा है, किस नाम से? फीस के नाम से बढ़ रहा है, ठीक है। और रेवेन्यू का इंक्रीज होना क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये बात आपको पता है ना। तो ये तो हो गई आपकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज, यानी फिर से समझो, मेरे पास कैश आया 70,000 का। कैश का नेचर क्या होता है? असेट। असेट का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। हमने यहाँ पे डेबिट कर रखा है। और जो कैश आया 70,000 का, क्यों आया? क्योंकि मेरा रेवेन्यू क्रिएट हुआ, मेरे बिजनेस में रेवेन्यू हुआ, किस नाम से? फीस के नाम से, ठीक है। और रेवेन्यू का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यहाँ देखो हमने क्रेडिट करके रखा है। तो ये हो गई आपकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज। लेकिन हमको क्या करना है? इसकी अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको रिकॉर्ड करना है, यानी कि इसकी जर्नल एंट्री बनाना है, ठीक है। सॉरी। तो देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? देखो, क्योंकि कैश मेरे पास आया था, कैश बिजनेस में बढ़ा था, कैश का बढ़ना यानी कि एसेट का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से? सॉरी, ये 5 लाख नहीं है, 70,000 कर लेना, ठीक है। इसको सही कर लेना, ये 70,000 है। तो 70,000 से कैश अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और क्रेडिट कर किसको करेंगे? रेवेन्यू को। रेवेन्यू का नाम क्या था? फीस। तो फीस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, कितने से? 70,000 से, ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज। और अगर आप इसका नरेशन लिखना चाहेंगे तो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग फीस रिसीव्ड इन कैश, यानी जो हमें फीस मिली है वो कैश में मिली है, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 21 समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22, ठीक है। अब देखो इस 22 को ध्यान से समझो। यहाँ पे भी मैंने एक टाइम लाइन ली है, ठीक है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को एंड होती है, ठीक है। यानी कि पूरे 1 साल का फाइनेंशियल ईयर है। इस बार भी मेरे पास वही 4 स्टूडेंट हैं, A, B, C और D, ठीक है। अब इस बार क्या हुआ? इस बार भी मैंने क्या किया? इन 4 स्टूडेंट को मैंने पढ़ा दिया। पढ़ाने का मतलब मैंने अपनी सर्विसेज दे दी। यहाँ देखो ऊपर लिखा है सर्विसेज हैज़ बिन रेंडर टू A, B, C एंड D, यानी चारों को मैंने सर्विसेज दे दी, ठीक है। लेकिन ट्विस्ट अब देखो क्या है। ट्विस्ट ये है कि देखो अगर सर्विसेज की बात करें तो मैंने A को भी पढ़ा दिया, B को भी पढ़ा दिया, C को भी पढ़ा दिया और D को भी पढ़ा दिया। लेकिन अगर कैश रिसीव्ड करने की बात करें तो यहाँ पर किसी ने भी अभी मुझे पैसा नहीं दिया है। मतलब सर्विसेज तो ले लिए हैं, चारों बच्चे मुझसे पढ़ लिए हैं, लेकिन किसी ने मुझे पेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो अब बताओ क्या मेरा रेवेन्यू हुआ? बताओ मेरा रेवेन्यू हुआ? तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि नहीं सर कैसे रेवेन्यू होगा जब आपको पैसा ही नहीं मिला। लेकिन नहीं, मैंने बताया था रेवेन्यू का मतलब होता है सर्विसेज का रेंडर करना। तो एक बात बताओ, क्या मैंने A को पढ़ाया? हाँ सर पढ़ाया। B को पढ़ाया? हाँ सर पढ़ाया। C को पढ़ाया? हाँ सर पढ़ाया। D को पढ़ाया? हाँ सर पढ़ाया। इसका मतलब मैंने चारों को पढ़ा दिया, चारों को सर्विसेज दे दिया, लेकिन पैसा नहीं मिला। तो पैसा ना मिलना ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि मैंने सर्विसेज दी या नहीं दी। तो मैंने चारों को सर्विसेज दे दिया है, तो इसलिए मेरा यहाँ पर रेवेन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेवेन्यू क्रिएट हो जाएगा, किस नाम से? फीस नाम से, ठीक है। और क्योंकि रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू का बढ़ना क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो 70,000 से इसको हम क्रेडिट कर लिए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या इस बार मैं कैश को बढ़ा सकता हूँ? यानी कैश नाम का असेट क्या क्रिएट हुआ मेरे पास? नहीं सर, इस बार आपको कैश नहीं मिला। लेकिन हाँ, क्योंकि मुझे इन चारों से फ्यूचर में पैसा लेना है। क्या करना है? फ्यूचर में पैसा लेना है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर हमें किसी भी वैल्यू का बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है तो वो भी क्या कहलाता है? असेट्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो A है, जो B है, जो C है और जो D है, इन चारों से मुझे पैसा लेना है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे नेम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई, जैसे मान लो कोई बड़ी कोचिंग है, अब बड़ी कोचिंग में 2-4 बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं, हो सकता है हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हों और मान लीजिए उसमें से 500 बच्चों ने पैसा नहीं दिया। तो क्या यहाँ 500 बच्चों का नाम लिखना पॉसिबल है? ठीक है, नहीं पॉसिबल है। और अगर हम लिखते भी हैं तो मैंने बताया था कि अकाउंटिंग एक आर्ट होती है, एक कला होती है। तो कौन सी कलाकारी होगी अगर हम यहाँ पर 500 बच्चों का नाम लिखेंगे? ठीक है, तो हम नहीं लिख सकते। तो सर क्या करेंगे? तो देखो, हम उन स्टूडेंट्स का नाम नहीं लिखेंगे, एक नया शब्द यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, एक नया वर्ड इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलते हैं अक्रूड फीस। क्या बोलते हैं? अक्रूड फीस। ठीक है, अक्रूड फीस का मतलब क्या होता है? वो फीस या फिर वो पैसा जो ड्यू तो है, जो ड्यू तो है। ड्यू क्यों है? क्योंकि हमने सर्विसेज दे दिया है लेकिन अभी वो पैसा हमको मिला नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अक्रूड फीस।
ठीक है। अक्रूड फीस, फीस मतलब यहाँ पे मुझे क्योंकि फीस लेना था तो अक्रूड के साथ मैं फीस वर्ड लगा रहा हूँ। अगर मान लो मुझे रेंट लेना होता, रेंट ड्यू होता और लेना होता तो मैं लिखता अक्रूड रेंट, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू का नाम क्या है, फीस, तो हमारा जो यहाँ पे फीस है वो क्या हो रहा है, अक्रू हो रहा है। अक्रू होने का मतलब होता है कि हमने अर्न तो कर लिया है लेकिन पैसा नहीं हमको मिला है। इसको अर्नड इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्नड इनकम भी कहते हैं, ठीक है। तो अक्रूड इनकम कह लो या फिर अर्नड इनकम कह लो, बात एक ही है। तो याद रखो, अक्रूड इनकम या फिर अर्नड इनकम का मतलब होता है जब हमने सामने वाले को सर्विसेज दे दिया हो लेकिन उससे पैसा ना मिला हो, मतलब कि सामने वाले से पैसा ड्यू तो है लेकिन अभी मिला नहीं है, तो उसे अक्रूड बोलते हैं, ठीक है, अक्रूड इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अक्रूड फीस जो होता है इसका नेचर की अगर हम बात करें तो ये एक असेट की तरह होता है, ठीक है। सर असेट क्यों होता है, क्योंकि इनसे फ्यूचर में पैसा लेना होता है। तो जिस भी वैल्यू का बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। और असेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने डेबिट कर रखा है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। ये थी आपकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज। अब हमें इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, यानी कि इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। तो देखो जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, सबसे पहले असेट हमारा जो बढ़ रहा था, असेट का बढ़ना क्या करते हैं, डेबिट। क्या बढ़ रहा था, अक्रूड फीस, ठीक है। तो अक्रूड फीस अकाउंट को डेबिट, यहाँ 5 लाख की जगह आप 70,000 कर लीजिएगा। और फीस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये मेरा रेवेन्यू है और रेवेन्यू का बढ़ना क्या होता है गाइस, क्रेडिट होता है। तो यहाँ 70,000 से आप क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज। तो आई होप आपको समझ में आ गया। देखो पहले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, सर्विसेज तो दिया और उसके बदले में तुरंत यानी इमीडिएट बेसिस पर पैसा मिल गया था, एग्जाम्पल नंबर 21 में। लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि हमने सर्विसेज तो दिया लेकिन पैसा इमीडिएट बेसिस पर नहीं मिला, वो बाद में मिलेगा। तो जब हमको पैसा बाद में मिलता है तो उसको हम बोलते हैं अक्रूड। क्या बोलते हैं, अक्रूड बोलते हैं, ठीक है। आइए और अच्छे से मैं समझाता हूँ आपको। अक्रूड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो मैंने डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे देखो लिखा है मीनिंग ऑफ अक्रूड इनकम, ठीक है, या जिसको हम असेट्स कहते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा अक्रूड इनकम इज द इनकम दैट हैज़ बीन अर्नड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, यानी वो इनकम जो हमने अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, करंट ईयर में जो हमने अर्न तो कर लिया है, बट आगे लिखा हुआ बट हैज़ नॉट इट हैव रिसीव्ड इन कैश, लेकिन अभी वो हमको कैश में रिसीव्ड नहीं हो पाई है, ठीक है। लेकिन फिर भी कह रहा है कि इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें इसे क्या करेंगे, अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है मैं आगे आपको सिखाऊंगा वो अक्रूअल बेसिस पर होती है। सर अक्रूअल बेसिस क्या होता है, अभी छोड़ो, ठीक है, अभी भूल जाओ, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अक्रूअल का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर देखो नीचे लिखा हुआ इन सिंपल वर्ड इट इज़ इनकम ड्यू बट नॉट एट रिसीव्ड, यानी अगर कोई भी इनकम ड्यू है लेकिन अभी वो रिसीव नहीं हुई है, मतलब हमने अपनी सर्विसेज दे दिया तो जाहिर सी बात है हमारी जो इनकम है वो ड्यू हो चुकी है, लेकिन आपने अभी उसका कैश का पेमेंट नहीं किया, तो उसको बोलते हैं अक्रूड इनकम, ठीक है। आइए एक और सिंपल सा मतलब आपको समझाता हूँ, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि अक्रूड फीस का मतलब क्या हुआ। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ इट मीन्स दोज स्टूडेंट्स टू होम सर्विसेज हैज़ बिन रेंडर्ड, यानी वो स्टूडेंट्स जिनको हमने अपनी सर्विसेज रेंडर्ड कर दी थी, ठीक है। जैसे कौन था, ए था, बी था, सी और डी, यानी जो 4 स्टूडेंट थे जिनको हमने अपनी सर्विसेज रेंडर कर दी है, मतलब उनको अपनी सर्विसेज दे दी है बस, बट आगे लिखा कि बट कैश हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, लेकिन अभी उनसे पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ इन दिस एग्जाम्पल अक्रूड फीस रिप्रेजेंट, अक्रूड फीस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ए बी सी एंड डी, यानी जो 4 स्टूडेंट्स थे जिनसे पैसा अभी नहीं मिला था, जिनको हमने सर्विसेज दे दी थी लेकिन पैसा नहीं मिला था, तो वही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अक्रूड फीस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ इट मीन्स अक्रूड रेवेन्यू, यानी कि जो फीस होती है वो ड्यू तो है लेकिन अभी रिसीव्ड नहीं है। तो अगर कोई भी इनकम है जो अभी ड्यू तो हो चुकी है लेकिन रिसीव्ड नहीं हुई है तो उसको बोलते हैं अक्रूड इनकम, ठीक है। और यहाँ नीचे लिखा हुआ इट इज़ एन असेट्स फॉर द बिजनेस, इसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस के लिए एक असेट मानते हैं इसको। क्यों, क्योंकि हमें इनसे फ्यूचर में पैसा लेना होता है, और मैंने बताया था, बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में लेना हो उसे हम क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें देखो हमने मिक्स कर रखा है, यानी कुछ स्टूडेंट से पैसा हमें मिल भी जाएगा और कुछ स्टूडेंट होंगे जो पैसा बाद में देंगे, यानी जिनसे ड्यू रहेगा। तो यहाँ पे भी देखो मैंने एक फाइनेंशियल ईयर लिया है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है, ठीक है। इस बार देखो क्या हुआ, हमारे पास वही 4 स्टूडेंट हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ पे देखो, अच्छा इस एग्जाम्पल में ऐसा नहीं है, मतलब मिक्सचर नहीं है, जो मैंने अभी बोला वो गलत बोल दिया कि इसमें दोनों केस है, यानी कि
कुछ को मैंने सर्विस दे दी, कुछ को नहीं दिया, या फिर कुछ ने पेमेंट किया कुछ नहीं किया, वो नहीं है। इसके बाद का एग्जाम्पल है, ये दूसरा केस है। सुनो क्या है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास 4 स्टूडेंट हैं A B C एंड D, ठीक है। अगर मैं सर्विसेज के रेंडर की बात करूँ यानी पढ़ाने की बात करूँ तो मैंने A को भी पढ़ा दिया, B को भी पढ़ा दिया, C को भी पढ़ा दिया और D को भी पढ़ा दिया, ठीक है। अब जब बात आई पैसा रिसीव करने की, तो जो D है, मान लो जो D है, ठीक है, या जो A B है, कुछ भी कह सकते हैं, जैसे मान लो जो A है और जो B है, इन दोनों ने मुझे पैसा तो दिया, लेकिन पता है कैसे दिया, कैश के फॉर्म में दिया। मतलब A जो है ये 10,000 और B जो है ये 15,000, यानी दोनों कितना हो गया 25,000। तो 25,000 इन्होंने कैश दिया, लेकिन जो C है, ठीक है, जो C है और जो D है, ठीक है। अच्छा नहीं यार, यहाँ पे वही केस तो है, हाँ वही केस है, सॉरी, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे दोनों केस है, मिक्सचर वाला ही केस है, मुझे लगा दूसरा केस है। देखो फिर से समझा रहा हूँ, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे मेरे पास 4 स्टूडेंट हैं, A B C और D, ठीक है। तो अगर मैं सर्विसेज रेंडर की बात करूँ तो मैं A को भी पढ़ा दिया, B को भी पढ़ा दिया, C को भी पढ़ा दिया और D को भी पढ़ा दिया, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें कैश रिसीव होने की, यानी कि कैश मुझे किससे किससे मिला, तो देखो A ने मुझे कैश की पेमेंट कर दी, B ने मुझे कर दिया, ठीक है। लेकिन जो C है इसने कैश की पेमेंट नहीं की, और जो D है इसने भी कैश की पेमेंट नहीं की। यानी A और B क्या कर रहे हैं, इमीडिएट बेसिस पर सर्विस लेने के बाद कैश की पेमेंट कर दे रहे हैं, लेकिन जो C और D हैं ये सर्विस लेने के बाद पैसा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। यानी C और D से पैसा ड्यू है, अभी मिला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताओ मेरा रेवेन्यू कितना हुआ, बताओ रेवेन्यू कितना हुआ, तो कुछ बच्चों को लगेगा कि सर जिनसे पैसा मिला नहीं। गाइस, जिनसे पैसा मिला नहीं ये नहीं देखा जाता। आप ये देखिए कि हमने सर्विसेज कितने को दी हैं, तो सर्विसेज तो हमने चारों को दी है भाई। हमने सर्विसेज यानी कि पढ़ाने की अगर बात करें तो हमने A को भी पढ़ाया है, B को भी पढ़ाया है, C को भी पढ़ाया है और D को भी पढ़ाया है। वो अलग मैटर है कि C और D ने पैसा नहीं दिया। तो अगर मैं यहाँ पर रेवेन्यू की बात करूँ तो मेरा रेवेन्यू कितने का होगा, 70,000 का, पूरे 70,000 का, ठीक है। और रेवेन्यू का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट, तो मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कैश कितना आया, तो कैश कौन कौन दिया था, एक तो A दिया था 10,000 और B दिया था 15,000, तो टोटल कितना हुआ 25,000। तो 25,000 से मेरे पास कैश आएगा, और कैश का नेचर क्या है, असेट, ठीक है। तो असेट का बढ़ना क्या होगा, डेबिट। तो 25,000 से हम कैश को डेबिट कर देंगे। बाकी जो C हैं और जो D हैं इनको हमने सर्विस तो दे दी है, लेकिन इनसे हमें पैसा नहीं मिला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अक्रूड हो गया, है ना। क्या हो गया, अक्रूड फीस हो गया, जो कि इसका नेचर क्या होता है, असेट होता है। कितना, 20,000 C से लेना है और D से कितना लेना है, 25,000। तो 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45,000, 45,000, ठीक है। और क्योंकि अक्रूड फीस का जो नेचर होता है वो क्या होता है, असेट होता है, तो इसलिए हम इस 45,000 को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। समझ में आ गया। तो इस एग्जाम्पल में गाइस दोनों केस था, यानी 2 बच्चे ऐसे थे जिनको हमने सर्विसेज दिया और इमीडिएट बेसिस पर उन्होंने पैसा पेमेंट कर दिया, यानी कि हम A और B की बात कर रहे हैं। और 2 बच्चे ऐसे थे जिनको हमने सर्विस तो दे दी, लेकिन पैसा इमीडिएट बेसिस पर पेमेंट नहीं किए, और वो दोनों कौन थे, एक तो C था और एक D था। तो ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, अक्रूड फीस हो जाएगा, ठीक है। जिनसे पैसा मिल गया, ठीक है, और जिनसे नहीं मिला, ठीक है, यानी जिनके थ्रू जिनसे पैसा लेना है, यानी कि ड्यू है लेकिन मिला नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, अक्रूड कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉर्मल लैंग्वेज। देखो फिर से समझो, अगर मैं बात करूँ मेरा रेवेन्यू कितना हुआ, तो रेवेन्यू तो टोटल होगा, क्योंकि सर्विसेज मैंने चारों को दी हैं, 70,000। रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट होता है। और जो कैश मेरे पास आया वो सिर्फ A और B से आया, यानी कि 25,000, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। बाकी C और D से अभी पैसा लेना है, अभी ड्यू है, तो वो अक्रूड हो गया, है ना। और अक्रूड का नेचर क्या है, असेट, तो इसको भी हम डेबिट कर देंगे कितने से, 45,000 से। दैट इज़ योर ऑर्डिनरी लैंग्वेज। अब इसकी हमें अकाउंटिंग करनी है, यानी कि जनरल एंट्री करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से, 25,000 से, क्योंकि जो कैश हमारे पास आया है वो कितना आया है, सिर्फ 25,000, यानी A और B से पैसा आया है। बाकी जो 45,000 रिमेनिंग है, यानी जो C और D थे जिन्होंने अभी पैसा नहीं दिया है, ड्यू है, उनसे अभी पैसा लेना, तो उसको क्या बोलेंगे, अक्रूड फीस बोलेंगे, ठीक है। और अक्रूड फीस को भी हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये भी क्या है, असेट है। असेट का बढ़ना डेबिट होता है, कितने से करेंगे, 45,000 से। और टू फीस अकाउंट जो कि हमारा रेवेन्यू है उसको क्रेडिट कर देंगे कितने से, 70,000 से, ठीक है। क्योंकि जो रेवेन्यू मेरा हुआ था वो 70,000 का हुआ था। ये हो गई आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, अभी तक देखो मैं
एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा था, लेकिन इसकी लैंग्वेज आती है, बुक में आपको लैंग्वेज लिखी हुई मिलेंगी। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, कह रहा है कि रेंट रिसीव्ड ₹30,000, ठीक है। यानी ऐसा था यहाँ पे कि मान लो मैंने किसी को अपनी प्रॉपर्टी दी थी यूज़ करने के लिए, वो मेरी प्रॉपर्टी यूज़ करता है और मंथली या साल में वो क्या करता है, मेरे को रेंट देता है, ठीक है। तो रेंट मैंने रिसीव किया 30,000 इन कैश एंड 40,000 बाई चेक, मतलब टोटल मुझे जो मेरा प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा उससे मुझे टोटल 70,000 लेना था, जिसमें से 30,000 कैश मिला है और 40,000 का चेक मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मेरा रिवेन्यू कितना हुआ, तो सर रिवेन्यू जो होगा आपका, अब देखो इस बार रिवेन्यू का नाम क्या है, रेंट है, क्योंकि इस बार हो सकता है मैंने प्रॉपर्टी किसी को दिया हो और वो मेरी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा हो, तो प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बदले जो मिलता है उससे क्या बोलते हैं, रेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो रिवेन्यू का नाम क्या हो गया, रेंट हो गया। और लास्ट एग्जाम्पल में रिवेन्यू का नाम क्या था, फीस था, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ा रहा था, ठीक है, मेरा पढ़ाने का काम था, तो पढ़ाने के बदले क्या मिलता है, फीस मिलता है। और अगर हम मेरी कोई प्रॉपर्टी है आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बदले आप मुझे क्या दोगे, रेंट दोगे। तो यहाँ पे रिवेन्यू का नाम क्या हो गया, रेंट हो गया, ठीक है। कितना रिवेन्यू हुआ, 70,000, 30,000 जो कैश मिला और 40,000 का जो हमें चेक मिला, ठीक है। अब अगर बात करें कि कैश नाम का मेरा असेट कितना हुआ, तो सिर्फ 30,000, क्योंकि कैश मुझे कितना मिला हुआ, 30,000, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। और जो पैसा चेक के थ्रू आया है वो पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और बैंक का नेचर क्या होता है, असेट, ठीक है। तो असेट का बढ़ना क्या करते हैं, डेबिट। कितने का चेक था, 40,000 का, तो इसको हम डेबिट कर लेंगे। ये हो गई आपकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज। अब अगर इसकी हम अकाउंटिंग देखें, जर्नल एंट्री तो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 30,000 से, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 40,000 से, और टू रेंट अकाउंट यानी कि जो मेरा रेवेन्यू था वो कितना था, 70,000। ये हो गई आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट रिसीव्ड, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, कह रहा कि रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू है लेकिन रिसीव नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारी प्रॉपर्टी की यूज़ कर रहा है वो प्रॉपर्टी को यूज़ तो कर लिया है, ठीक है, लेकिन उसका पेमेंट अभी नहीं किया है, तो उसको बोलते हैं रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो अगर उसने प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया है यानी सर्विसेज को ले लिया है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। हमारे लिए अभी हमको मिला नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हमारी सर्विस, हमारी प्रॉपर्टी की सर्विस ले चुका है, तो वो मेरा रिवेन्यू हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें रिवेन्यू की कि मेरा रिवेन्यू कितना हुआ रेंट नाम का, तो वो हुआ 20,000 का। और रिवेन्यू का बढ़ना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या उसका पैसा मुझे मिला, नहीं मिला, अभी मुझे मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अक्रूड रेंट बोलेंगे, जो कि हमारा असेट है। असेट का बढ़ना क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, देखो इसकी एंट्री हो जाएगी अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये मेरा असेट्स है, और टू रेंट अकाउंट जो कि मेरा रिवेन्यू है, ठीक है। कितने से, 20,000, ये 5 लाख लिखा, इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ 20,000 लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज। आइए इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, ₹30,000 एंड इंटरेस्ट अक्रूड ₹20,000, यानी जो इंटरेस्ट हमको रिसीव हो गया वो 30 है, और जो अक्रू है, अक्रू का मतलब जो अभी हमें नहीं मिला है वो 20,000 है। लेकिन हमारा अगर हम यहाँ पे आप उससे पूछें रिवेन्यू कितना हुआ, तो रिवेन्यू मेरा टोटल है, जो मिल गया वो भी और जो नहीं मिला वो भी। तो रिवेन्यू की बात करें अगर, यहाँ पे देखो रिवेन्यू का नाम क्या है, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया ना, रिवेन्यू के अलग अलग नेम हो सकते हैं, फीस हो सकता है, रेंट हो सकता है, ठीक है, कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेरा रिवेन्यू है वो क्या है, इंटरेस्ट है। तो ये 50,000 से बढ़ेगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रिवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट होता है। और जो मेरा असेट हुआ कैश नाम का, याद रखना कैश नाम का, तो कैश तो मेरे क्यों कितने मिला, सिर्फ 30,000, तो कैश मेरा कितने से बढ़ेगा, 30,000 से, तो इसको डेबिट कर लेंगे। बाकी जो 20,000 लेना है इसको क्या बोलेंगे, अक्रूड फीस बोलेंगे। यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ अक्रूड इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। ये भी मेरा असेट है, कितने से बढ़ेगा, 20,000 से, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। आइए इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं क्या होगी। तो इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, जो मुझे 30,000 मिला था, और अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जो अभी 20,000 मुझे लेना है वो, और टू इंटरेस्ट अकाउंट जो मेरी रेवेन्यू है कितने की, 50,000 की, ठीक है। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग फीस ड्यू बट नॉट इट रिसीव्ड। ये हो गई आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो गाइस आई होप
आज आपको समझ में आया होगा मीनिंग ऑफ रेवेन्यू इन केस ऑफ सेल ऑफ सर्विसेज, यानी जब हम सर्विसेज को सेल करते हैं तो उस केस में रेवेन्यू का मतलब क्या होता है और उससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होती है वो कैसे की जाती है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक या जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आपके पहचान के उनको तक शेयर करिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और इसके बाद आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊँ, सीक्वेंस में पढ़ाऊँ या आपके अकॉर्डिंग जैसा आप बोलोगे वैसा मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।